मैं 33 साल की विवाहित हूँ। पति और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही हूँ। शादी से पहले मेरे जीवन में एक युवक आया था जिससे मैं प्यार करती थी और किन्हीं कारणों की वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई। अब उसका भी अपना परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। कुछ दिन पहले हम फेसबुक पे दोबारा मिले हैं, मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए हैं। अब हम घंटों बातचीत करते हैं, लेकिन अभी तक हम मिले नहीं हैं। अब वो मुझसे मिलना चाहता है, बताएं क्या करूं। देखिए, आपने खुद बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, पति हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही हैं। फेसबुक पर आपको वो दोबारा मिला, आपने नंबर एक्सचेंज किए और फिर आप इतनी घंटों उससे बातें कर रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप है। प्लीज इसमें मत फंसिए। आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, खुशहाल जी रहे हैं, उसके भी अपने बच्चे हैं। जब पुरानी चीजें वापस से ताजा होंगी, बातें होंगी, पुरानी बातें आपको याद आएंगी, तो आपको अपने हंसते खेलते परिवार में कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी और धीरे 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 ये आपके और आपके पति के बीच में डिफरेंसेस, लड़ाइयां, छोटी छोटी चीजों पर चिड़चिड़ाहट, ये शुरू हो जाएगा। मेरी आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैटिंग को और इन सब चीजों को अभी बंद कर दीजिए। मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपको तो फोन पे ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट रहा है। जब पास्ट आपके प्रेजेंट में आके खड़ा हो जाता है तो कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, और जब कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं तो हमेशा प्रेजेंट जो है वो हार जाता है। तो प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, आपने बहुत अच्छे पल अपने बॉयफ्रेंड के साथ पास्ट में बिताए होंगे। एज अ हस्बैंड, जो आपका हस्बैंड है वो इतना टाइम आपको शायद नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि आप घंटों बातें कर रही हैं उनसे, जो आपके एक्स हैं उनके साथ। यही गलत है, आप चीट कर रहे हैं। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी इसी वक्त इसको बंद कर दीजिए। ना चैट, ना मैसेज, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, फेसबुक फ्रेंड्स रहिए, कभी कभी पोस्ट को लाइक करते रहिए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। खुशहाल परिवार जीवन जी रहे हैं, आपने ये लाइन लिखी है, तो मेरे ख्याल से इसको यहीं बंद कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। एक तो ये फेसबुक और सोशल मीडिया ने ना पुराने लोगों को दोबारा जोड़ने का एक तरह से काम अच्छा तो किया है, पर काफी हद तक ये काम डिस्टर्ब भी करता है। पुराने लोग मिल जाते हैं जो पुरानी याद ताज़ा कर देते हैं, यादें, और फिर आपका प्रेजेंट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मैं 31 वर्ष की हूँ, मेरे विवाह को 2 साल हो गए हैं। मेरे पति मुझसे नौकरी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच रही हूँ। ओके, मेरे पति की उम्र 35 हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें सीरियसली बच्चे के लिए सोचना चाहिए, लेकिन पति इस पर राजी नहीं होते हैं और मुझसे बार बार जॉब के लिए बोलते हैं। कृपया बताएं हमें क्या करना चाहिए। डियर, आपने क्या अपने पति से ये चीज के लिए बात की है कि क्या कोई फाइनेंशियल दिक्कत है जिसकी वजह से वो आपको जॉब करने के लिए बोल रहे हैं? आपके घर में कितने लोग हैं? आपके हस्बैंड क्या कमाते हैं? ये सब चीजें अभी आपने इसमें नहीं मेंशन की हैं, लेकिन मैं आपको एक ये एडवाइस देना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप 31 की हैं और हस्बैंड 35 के हैं। आपको बच्चे का प्लान करना चाहिए, ये राइट एज है, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड की लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम चल रही हो जो वो आपसे खुलकर शेयर नहीं कर रहे हैं। शांति से उनके साथ बैठिए, समझिए, पूछिए कि ऐसी क्या बात हो गई कि शादी को ऑलरेडी 2 साल हो गए, अब हमें बेबी प्लान करना चाहिए। एज फैक्टर है, आप किसी डॉक्टर से भी इसकी सलाह ले सकते हैं कि अभी बेबी प्लान करना बिल्कुल राइट टाइम है। लेकिन क्या कोई और प्रॉब्लम है? क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो आप मुझे जॉब के लिए बोल रहे हैं? आपने ये भी मेंशन नहीं किया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस क्या पहले कभी आप जॉब करते थे या अभी नहीं करते, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा, अगर उनको किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल दिक्कतें हैं तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिएगा। हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में जब सब कुछ स्टेबल हो जाए तो वो खुद बेबी के लिए बोले, लेकिन खुलकर बात करिएगा। अपने मन से मत सोचिएगा कि वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं या मुझे जॉब करनी है या नहीं करनी है। खुलकर बात करिएगा। और अब आजकल मेडिकल इतना एडवांस हो चुका है कि आप बाद में भी अगर बेबी प्लान करना चाहेंगे
तो आप एक्सपर्ट की राय के साथ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके हस्बैंड मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं। अगर वो बेबी अभी चाहते ही नहीं है तो फिर बेबी होने के बाद भी आपके बीच में झगड़े हो जाएंगे, डिफरेंसेस हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, मैं 30 साल की हूँ, 1 साल से लिविंग रिलेशनशिप में हूँ। कुछ वक्त पहले मुझे पता चला कि वह लड़का जिसके साथ मैं रह रही थी किसी और से शादी कर रहा है। यह जानने के बाद मैं मेंटली ब्रेकडाउन हो गई, मेरी जॉब चली गई, मेरा मेंटल स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कृपया बताएं कि मैं क्या करूं। देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रियल है। ये आप अगर ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आप मेंटल प्रेशर में हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपका ब्रेकअप हुआ है, आप किसी के साथ 1 साल से रहती थी पहले, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इस सब चीज़ों में आपकी कोई गलती नहीं थी। सामने वाला आपको छोड़कर गया, वो किसी और से शादी कर रहा है। आप 1 साल के से साथ रह रहे थे, अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। इस चीज को मान लीजिए। इसमें मतलब किसी से सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना स्पेस है। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो 1 साल के रिलेशनशिप को तोड़कर किसी और के साथ रहना चाहता है, तो मान लीजिए ना इसको। दूसरा, आपके इस स्ट्रेस की वजह से आपने लिखा आपकी जॉब चली गई। आप खुद को क्यों सजा दे रहे हो? इसमें आप इस पूरे एपिसोड में आपकी तो कोई गलती नहीं है। जॉब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर महिला को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी 100 बीमारियों का एक इलाज है आपका काम। अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपके साथ जो भी हुआ है, मैं मानती हूँ बिल्कुल आप स्ट्रेस में हैं, ट्रॉमा में हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगेंगी अगर आप अपने काम को बड़ा कर देंगे। कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो मैं आपको व्हाट्सएप पे आपका आया है, व्हाट्सएप पे आपको जवाब दूंगी। छोटी छोटी चीज़ों से ना शुरू करिए। एक एडवाइस है मेरी, छोटी छोटी दिनचर्या बनाइए, डेली रूटीन बनाइए। सोचते रहने से कि मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो ठीक नहीं हो जाएगा। आपके एफर्ट्स लगेंगे तभी जो आपके साथ हुआ है वो पास्ट बनेगा और जो अच्छी चीज़ें आप करना चाहते हो वो प्रेजेंट बनेगा। तो प्लीज़ अपनी छोटी छोटी एक डेली रूटीन बना लीजिए। एक डायरी लिखिए, आप जो भी फील कर रहे हो उस डायरी में लिखिए। बाकी मैं आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करूंगी, क्योंकि एक लेवल के बाद जब आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम इस पे आपसे संपर्क करेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मैं 42 वर्षीय हूँ। मेरा एक बेटा है जो हॉस्टल में रहकर पढ़ता है। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही वर्किंग हैं। मेरे पिताजी की उम्र हो चुकी है, उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। उनकी विशेष देखभाल करनी पड़ती है। समय की कमी की वजह से मैं और मेरी पत्नी उचित देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। क्या उन्हें किसी वृद्धाश्रम में रख सकते हैं? आप किसी वृद्धाश्रम की जानकारी हमको। देखिए, आपने एक तो ये नहीं लिखा कि आप कहाँ से हैं। आपको ने सीधा ही डिसाइड कर लिया कि आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ओल्ड एज होम है। आपने सीधा ही मुझसे जानकारी मांग ली कि आप किसी ओल्ड एज होम में अच्छे ओल्ड एज होम को जानते हैं, तो आप मुझे वो जानकारी दीजिए। आप इस सवाल का इस समस्या का समाधान चाहते हैं या सीधा सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज होम की जानकारी चाहते हैं? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब दोनों वर्किंग होते हैं तो घर में जो पेरेंट्स होते हैं एक एज के बाद उन्हें संभालना, उनकी देखभाल करना थोड़ा सा कठिन ज़रूर होता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे मैनेजमेंट से आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पिताजी की उम्र हो चुकी है तो आप दिन में उनके लिए कोई नर्स या कोई अटेंडेंट, क्योंकि आप दोनों कमाते हैं, तो इट मीन्स कि आपकी अर्निंग तो अच्छी होगी। आप एक अच्छे ओल्ड एज होम की डिटेल मेरे से चाहते हैं तो इट मीन्स कि आप एक अमाउंट, प्राइवेट ओल्ड एज होम का अमाउंट देने में सक्षम हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप कोई डे केयर, मतलब कोई ऐसा सर्विस अटेंडेंट, नर्स, कुछ ऐसा रख सकते हैं उनके लिए जो दिन में उनकी देखभाल करे। किसी भी अच्छे नियरेस्ट हॉस्पिटल से आप हायर कर सकते हैं। अगर आपको ये फिक्र है कि कोई अनजान कैसे हमारे घर में रहेगा, क्योंकि
पापा को देखना है तो आप किसी हॉस्पिटल से या जहाँ भी आपके पापा का जैसे वो चलने फिरने में ठीक नहीं है, किसी डॉक्टर से तो आप कांटेक्ट करते होंगे, किसी हॉस्पिटल से आप कनेक्टेड होंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स के साथ ये मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको करनी ही चाहिए। दूसरा, अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको लगता है कि नहीं सारा दिन घर में हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, या भैया हम दोनों वर्किंग है, हमारा बिल्कुल टाइम नहीं बैठता है, आपकी खुद की भी एज है, आपको लगता है कि ऑफिस से आने के बाद हमारे पास इतना समय नहीं होता या इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम पापा का ध्यान रख सकें, तो यस, बहुत सारे प्राइवेट ओल्ड एज होम हैं जो बहुत अच्छे तरीके से सीनियर सिटीजन्स को रखते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में मैं बहुत सारे ऐसे जगहों को जानती हूँ। वो एक अच्छा अमाउंट लेते हैं उनकी देखभाल के लिए, उनको रखने के लिए। वहीं पर ओल्ड एज होम में ही डॉक्टर्स होते हैं। आपको ये शायद बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगी कि बाहर कंट्रीज में 5 स्टार ओल्ड एज होम जो हैं वो पूरी की पूरी सोसाइटीज़ है सीनियर सिटीजन्स की, जहाँ उनका ध्यान रखा जाता है। तो इसमें भी गलत कुछ नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप मुझे अगर सिटी बताएंगे, आपने नहीं बताई है, तो मैं आपको एड्रेस और एक अच्छी जानकारी दे दूंगी। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने पापा से ज़रूर बात करिए, क्या वो इस चीज़ के लिए राज़ी हैं। ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और पेरेंट्स ही बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम चले जाएंगे, तुम्हें दिक्कत हो रही है, ऐसा करके, तो वो दिल में ना कहीं अच्छा सा फील नहीं होगा उन्हें। वो जाएंगे तो कहेंगे हमने इतनी इस उम्र तक भी हमने बच्चों की इतनी केयर की है, देखभाल की है, और आज जब हमें ज़रूरत है तो बच्चे हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो पहले उन्हें ना पूरा कंसेप्ट अपना समझाइए कि आप इस दिक्कत में हैं, इसलिए आप उनको ओल्ड एज होम भेजना चाहते हैं। दिखाइए उन्हें, 3-4 ओल्ड एज होम उन्हें दिखाइए, पैसा खर्च करिए। पेरेंट्स आपके हैं, आप अगर जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो आप पैसे से उनकी मदद करिए, ताकि वो जहाँ भी रहे उनको पूरी अच्छे से उनकी सेवा हो, उनको मेडिकल हेल्प मिले, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाए, उनके खाने का, उनके पीने का। बिना पापा की सहमति के कोई कदम मत उठाइएगा, फिर ये बहुत ही नेगेटिव रहेगा, गिल्ट में रहेंगे आप हमेशा अगर आप बिना फादर की जानकारी के ऐसा कोई कदम उठाते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, उन्हें ये बताइएगा कि हम रेगुलर मिलने आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका बेटा भी हॉस्टल में रहता है और आप दोनों भी वर्किंग हैं और पेरेंट्स मतलब फादर सिर्फ आपके साथ रहते हैं जिनकी आप ध्यान नहीं रख सकते, तो आप ऑलरेडी सारे लोग बहुत अलग अलग हैं, तो फैमिली का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा। तो कुछ ऐसा करिएगा, अगर आप उन्हें भेज भी देते हैं तो हफ्ते में एक बारी सारी फैमिली मिले ज़रूर। नहीं तो एक टाइम आएगा कि आप अपने बेटे के साथ भी नहीं रह पाएंगे या बेटा आपको अपने साथ नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसने ये देखा होगा कि ये एक ऑप्शन है और ये अच्छा ऑप्शन है। और अगर ये अच्छा है, अच्छा ओल्ड एज होम मिल जाता है तो आप भेज सकते हैं। आप मुझे एक बारी बता दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छा अमाउंट लेते हैं लेकिन बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं, फिर वहाँ उन्हें अपने एज ग्रुप के लोग भी मिल जाते हैं ना, तो वो और भी खुश रहते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। मैं थोड़ा सा ना ऐसे ओल्ड एज वाला जो सुनकर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है। मेरे पास भी जो काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं वो ये चीज़ बोलते हैं, एक एज के बाद सीनियर सिटीजन्स भी जो होते हैं वो थोड़ा सा उनके बिहेवियर में उनको समझ नहीं आता कि सबकी अपनी अपनी एक स्पेस है। तो ये कोई गिल्ट मत रखिएगा, अगर आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। मेरी सहेली को बचपन से ही पिता का प्यार नहीं मिला है। अच्छा, उसकी माँ ने मेहनत करके उसको पढ़ाया लिखाया है। अब उसके पति को ब्लड कैंसर है जिससे वह भी उससे रूखा व्यवहार करता है। बचपन से ही वह डिप्रेशन की शिकार है। रात रात भर रोती है, नींद की 2-2 गोलियां खाती है। ओहो, उसकी माँ उसकी कोई परवाह नहीं करती।
और वो माँ को कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि माँ सुनकर दुखी हो जाएगी, इसलिए कभी कभी वो खुदकुशी भी करती है। मैं उसे समझाती हूँ कि यह कोई तरीका नहीं है, उसे तनाव से बाहर आना पड़ेगा, खुशहाल जीवन जीना पड़ेगा। कैसे जीना पड़ेगा? आप इतनी सारी प्रॉब्लम उसकी बता रहे हैं कि वो बचपन से ही उसके एक ट्रॉमा में रही है, एक डिप्रेशन में रही है, तो वो कैसे, कोई वो चाबी थोड़ी ना भर दोगे तो वो हंसने खेलने लग जाएगी। आप ऐसा कुछ बताइए कि वो खुशहाल जीवन जी सके। मैं ऐसा, बचपन का ट्रॉमा है भाई, बचपन से वो दुखी है, बचपन से डिप्रेशन में है, और वो जो दो नींद की गोलियां खा रही है वो किससे पूछ के खा रही है? क्या किसी डॉक्टर से, उसने किसी साइकाइट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, किसी से संपर्क किया है? अगर वो खुद से कहीं से पढ़ लिख के खा रही है तो ये बहुत गलत है। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये डिप्रेशन एक हिस्ट्री है बचपन से। इमीडिएटली आप उन्हें किसी एक अच्छे कंसल्टेंट से संपर्क करिए, हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाइए, काउंसलिंग करवाइए, किसी भी तरह का है आप उनकी मदद करिए, अच्छे हेल्थ ग्रुप में उनको ऐड करवाइए। मैं आपको कुछ ग्रुप्स के एडवाइस भी दे दूंगी। और दूसरी बात, मम्मी को बताने में क्या दिक्कत है? जैसे उसने आपको अपनी बात बताई है, अगर ये सच में आपकी फ्रेंड है, आप खुद नहीं हैं, तो प्लीज आप अपनी फ्रेंड को ये एडवाइस करिए कि जिस तरीके से उसने आपको ये सारी बातें बताई हैं, अपनी मम्मा से भी बात करें। उसके हस्बैंड का इरिटेट होना, उनको ब्लड कैंसर है, अगर वो मे भी हो सकता है मेडिसिन का असर हो, मे भी हो सकता है बहुत सारी और चीजें हो, अगर वो इरिटेट रहते हैं, रूखा व्यवहार करते हैं, तो इसमें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो खुद एक बीमारी से जूझ रहे हैं और वो खुद एक मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। तो देयर इज मल्टीपल रीजन, आपकी फ्रेंड के लिए बहुत सारे रीजन हैं। तो टिप्स से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर काउंसलिंग से होगा, और 1-2 सेशन से नहीं होगा, क्योंकि बचपन का ट्रॉमा है। तो ये एक लंबा सेशन चलेगा, लंबा इसमें उनकी काउंसलिंग होगी, अलग अलग पैटर्न उनके साथ यूज़ किए जाएंगे उनको इस चीज़ से निकालने के लिए। तो प्लीज़ उनको किसी मेंटल हेल्थ सर्विसेज से ज़रूर कांटेक्ट करवाइए, जिससे उनका जो ये पुराना ट्रॉमा है ये ख़त्म हो सके और वो आगे के लिए और अच्छे से अपना जीवन जो है वो बिता सके। बाकी मैं एक बार आपको कॉल करूँगी, आप मुझे बताइएगा कि कुछ सवाल है मेरे, अगर ये आपकी फ्रेंड है, आप खुद नहीं है, तो मेरे कुछ सवाल हैं, आप उनसे पूछ के मुझे बताइएगा, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है। अगर वो बचपन से ये सब चीज़ें झेल रही हैं तो उनको और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो होंगी वो फेस कर रही होंगी, जो शायद उन्होंने आपसे भी शेयर नहीं की है। तो हम बात करेंगे उनसे, ठीक है? नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मैं एक मिनट, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। मैं और मेरे पति दोनों ही नौकरी करते हैं। मैं और मेरी देवरानी भी नौकरी करते हैं, मेरे सास ससुर भी पास ही रहते हैं। हम सब साथ नहीं रहते पर पास पास रहते हैं। ओके, तो हम सब ने मिलकर एक फैसला किया था कि क्योंकि हम सब नौकरी करते हैं तो बच्चों की देखभाल मेरी सास की निगरानी में होगी। हमने सास के घर ही एक नौकर रख दिया। सब ठीक चल रहा था, पर कुछ दिन पहले ही मेरे देवर ने नौकरी छोड़कर घर से ही काम करना शुरू किया। अब वो सारा दिन सास वाले घर पर ही, अब वो सारा दिन सास वाले घर पे ही होते हैं। अब मेरी बेटी जो 10 साल की है शिकायत करना शुरू हो गई है कि चाचा सारा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और हमें डांटते रहते हैं। मेरे 6 साल के बेटे ने गाली दी, तो मैंने उससे पूछा कि ये गाली तुमने कहां से सुनी? तो वह बोला कि चाचा फोन पर किसी को गाली दे रहे थे। ओके, मेरे पति ने जब इस बारे में देवर से बात की तो वो लड़ने लगा, बोला कि अब मेरी नौकरी नहीं है तो हर कोई मुझे सुना रहा है। मेरी सास भी देवर की साइड ले रही है, मैं क्या करूं? इतने सालों से सब ठीक चल रहा था, अचानक ये क्या हो गया? मेरी समझ से बाहर है। आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे प्रॉब्लम आ रही है। जो मैं समझ पाई हूँ, आप भी नौकरी करते हैं, आपके देवर देवरानी भी नौकरी करते थे, सास की निगरानी में आपने बच्चे रखे। ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि आप साथ साथ नहीं रहते लेकिन पास पास रहते हैं। वेरी गुड। बच्चों के ऊपर भी दादा दादी की नज़र रहेगी और बच्चे भी
घर में ही रहेंगे, बाहर की जरूरत नहीं है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है क्योंकि आपके देवर जो है वो घर से काम कर रहे हैं और जिसकी प्रेजेंस की वजह से आपके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपकी 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा आपको ये बात रिपीटेडली बता रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जॉइंट फैमिली में, तो जहाँ पेरेंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो अपने ही बच्चों का साथ देते हैं और जो दूसरे बच्चे होते हैं या अपने भाई के बहन के बच्चे होते हैं उनको डांटते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि आपकी बेटी ने भी कोई गलती की हो जिसकी वजह से उसको डांट पड़ी हो। आपको पहले तो बड़ा सॉफ्टली, क्योंकि इतना साल हो गया, 12 साल हो गया आपकी शादी को, आज तक कभी कंप्लेंट नहीं आई, अचानक आ रही है, तो आप इसको बड़ा सॉफ्टली भी बात कर सकते थे। जरूरी नहीं था कि आपके हस्बैंड सीधा डायरेक्ट जाकर पूछें, गाली की बात पूछें। वो बेटी से भी पूछ सकते थे कि भैया किस बात पे डांटा आपको। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, गाली सुनकर गाली देना घर में, मैं हमेशा से बोलती हूँ जो बच्चे होते हैं वो मिरर पर्सनालिटी होते हैं। वो जैसा देखते सुनते हैं वो वैसा ही करते हैं, वैसा ही उनका बिहेव होता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि बच्चे ने गाली सुनी और आगे उसने देनी शुरू कर दी। तो इसमें भी आप अपने देवर को बहुत अच्छे तरीके से, आपके जो है हस्बैंड, वो बता सकते थे कि बच्चों के सामने थोड़ा सा अवॉइड करो। दूसरा, आपके देवर ने अभी हाल ही में वर्क फ्रॉम होम शुरू किया है, अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है या उनकी नौकरी छूट गई है ये भी आपको नहीं पता। वो एक अपने अलग ही प्रेशर में होंगे, अलग ही ट्रॉमा में होंगे, वो एक अलग ही तरह से देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि मैं खाली हो गया इसलिए सब लोग मेरे से ऐसे बात करते हैं। वो खुद में भी इरिटेट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में करना क्या था, आपको करना क्या चाहिए, मुझे नहीं पता कि आपके हस्बैंड की और आपके देवर की कितनी लेवल तक बहस हुई है। लेकिन ऐसे में बड़े भाई को छोटे भाई से बिठाकर ये पूछना चाहिए था कि क्या हो गया, आपकी नौकरी चली गई, आप घर से क्या काम कर रहे हो, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, हम बैठ के बात करते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं, टोटली गलती मेरे देवर की थी और बात करने के बाद भी नहीं, और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, तो डियर बच्चे आपके हैं, आपको इसका जो है समाधान निकालना पड़ेगा। या तो आपको अपनी मदर इन लॉ से खुलकर बात करनी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, हम कैसे इसको मैनेज कर लें, या खुलकर ये बात करनी पड़ेगी कि देवर अपने घर में बैठकर अपना काम करे, जैसे पहले चल रहा था वैसे चले। आपने बोला आपकी देवरानी भी जो है वो वर्किंग है, बहुत अच्छा रिलेशन होगा आप लोगों का, तभी तो एक ही जगह बच्चे सेटल्ड हैं। आप लोगों ने इतना अच्छा तरीका निकाला कि हम मिलकर एक मेड रख देते हैं मदर इन लॉ के पास और सब बच्चे वहीं पर मतलब जो है वहीं पर रहेंगे। तो देवर के भी बच्चे होंगे, तो देवरानी से आप बात कर सकते थे कि ऐसे ऐसे मुझे फील हो रहा है, ऐसे ऐसे बात हो रही है, तो हमें इस पे क्या स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, आपने बात की नहीं और बच्चों ने जैसा आपको आकर बताया आपने इमीडिएटली उस पर रिएक्ट किया। हाँ, देवर का जो रिएक्शन था, एक्शन का जो रिएक्शन था, वो बिल्कुल ठीक नहीं था कि जो करना है कर लो या जैसा भी करना है देख लो, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन आप अभी से तो नहीं जानते, 12 साल आपकी शादी को हो गए, क्या उनका बिहेवियर शुरू से ही ऐसा था? क्या वो शुरू से ही इस तरीके से जवाब देते हैं, गाली दे के बात करते हैं? अगर ऐसा पहले से ही चला आ रहा है तो ये राइट टाइम है अपने बच्चों को वहां से हटाने का। 10 साल और 6 साल, अब आपके बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, आप डे बोर्डिंग में भी रख सकते हैं बच्चों को। आप कुछ टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है ये। बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, समाधान आपको निकालना पड़ेगा। फिर भी मेरे कुछ टिप्स हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग को लेकर, जो मैं आपको मैसेज करूंगी। मैं बहुत सारी रील्स बनाती हूँ कि जो पेरेंट्स वर्किंग हैं वो अपने बच्चों के साथ किस तरीके से कनेक्टिविटी रख सकते हैं, एक पॉजिटिव पेरेंटिंग किस तरीके से आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप उन टिप्स को फॉलो करिएगा। जो मेरे सवाल हैं 4-5 जो मैंने अभी आपसे पूछे हैं, वो मैं आपसे फिर से मेल से आपका आया हुआ है, मेल से पूछूंगी। आप मुझे बताइएगा क्या ये रिपीटेडली आपके देवर का नेचर है? बच्चे के सामने गाली देना, बच्चों को बिना मतलब डांटना, ये उनके कॉन्फिडेंस को बहुत लो करता है और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और अपने हस्बैंड को कहिए कि प्यार से एक बार देवर से बात करें, हो सकता है वो भी किसी समस्या से जूझ रहा हो। तो आपको मैं मेल करके बाकी की जानकारी देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट
सवाल लेते हैं। पता क्या है, पहले पर मुझे आपका ना ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि हम साथ नहीं रहते, हम पास पास रहते हैं लेकिन फिर भी आप साथ हैं। इससे बच्चों को भी बहुत अच्छी परवरिश मिलती है कि दादा दादी के पास रहते हैं वो। आपने मेड अरेंज कर दी कि मदर इन लॉ पर भी ज़्यादा जो है वो प्रेशर ना आए, सब लोग अपना अपने अपने। ये एक और फैमिली प्रॉब्लम ही है। मैं एक पारिवारिक समस्या से परेशान हूँ। मेरी बहन की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ओके, मेरा जो बहनोई है, मतलब जो बहन का हस्बैंड है उसको बहनोई बोलते हैं। बहनोई जो है वो बेरोजगार है। कुछ समय पहले उन्हें एक नौकरी मिली थी जिसे उन्होंने सिर्फ 2 महीने बाद ही छोड़ दिया था, यह कहकर कि उन्हें अपने बॉस का रवैया पसंद नहीं है। कहते हैं कि वे वो नौकरी करेंगे जिसमें उनका मन लगेगा, जहां इच्छा नहीं करेगी मैं नौकरी नहीं करूंगा। बहुत ही जिद्दी स्वभाव की हैं। इसके अलावा हम लड़की वाले हैं इसलिए हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, नसीहत नहीं दे सकते। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनका घर परिवार बच सके और वो नौकरी करने लगे। देखिए, मैं उसी जगह नौकरी करूंगा जहां मेरा मन लगेगा। एक तो मुझे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता कि क्या वो सच में आपके जो बहनोई हैं, आपके बहन के हस्बैंड हैं, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हैं, जो ये उनका एटीट्यूड है कि जहां मेरा मन लगेगा वहां मैं काम करूंगा। शादी से पहले आप उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं कि शादी से पहले आपने देखा था कि वो क्या काम कर रहे हैं, कितनी नौकरियां बदल चुके हैं। क्या वर्क, अगर अरेंज मैरिज है तो वर्क प्लेस पे जाकर आपने क्या पूछा था कि उनका रवैया कैसा है? या देखिए, लव मैरिज में तो, अगर लव मैरिज है फिर तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन अगर अरेंज मैरिज है तो वर्क प्लेस पे जाकर आपने थोड़ा सा तो उनके बारे में जानकारी हासिल की होगी। दूसरी बात, ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा, बहुत ही गैर जिम्मेदारा जो है ये रवैया है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकती। आप पहले तो ये निकाल दीजिए कि लड़की वाले हैं या कुछ भी है। एज अ सिस्टर आप कुछ नहीं कर सकती। हो सकती है आपकी बहन को ही ना पसंद आए कि अगर आप कोई स्टेप लेते हैं। तो इसमें अच्छा ये है कि अपने घर के जो थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे ताया जी हों, मौसा जी हों, आपके पिताजी हों, या लड़के की साइड से कोई ऐसे लोग हों, वो लोग आपस में बात कर लें कि घर कैसे चलेगा। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो चाहते ही नहीं कि हमारा बेटा काम करे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, ये आपकी बहन का घर है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसमें सिर्फ एक एडवाइस दे सकते हैं अपनी बहन को कि जरा प्यार प्यार से समझाए कि फैमिली बढ़ानी है, 2 महीने शादी को हो गए हैं, अपनी एक परिवार है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो आप ही को निभानी है। मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कुछ ज्यादा कर सकते हैं, ना आपके पति इसमें कुछ बोल सकते हैं, ना आप इसमें कुछ बोल सकते हैं। इसमें ये है कि घर के बड़ों को इन्वॉल्व करिए, उनको बोलिए कि वो खुलकर बात करें और उनसे पूछिए ना खुलकर कि वो क्या काम करना चाहते हैं। कई बार ये होता है कि जॉब करना ही नहीं चाहते, जी मैं जॉब करना ही नहीं चाहता, मैं तो कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। जो भी है, बड़े बुजुर्गों को बोलिए कि खुलकर उनसे बात करेंगे। या आप एक काम कर लीजिए, अगर आपको ये लगता है कि इसकी वजह से आपकी बहन और उनके हस्बैंड के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो किसी मैरिज काउंसलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये उनकी फैमिली मैटर है, उनको काम करना है नहीं करना है, उनका मन कर रहा है नहीं करना है, ये उनका मैटर है। चलिए, आज के लिए इतना ही। 5:30 हो गई हैं। आज हमने बहुत सारे सवाल लिए। आज ज़्यादातर देखा मैंने सवाल जो है वो फैमिली रिलेटेड थे। फैमिलीज जो होती हैं, हम एक दूसरे को टाइम, छोटी छोटी होती जा रही हैं, एक एक बच्चा है, ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, तो वो जो चाचा के रिश्ते हैं, मासी के रिश्ते हैं, मामा के रिश्ते हैं, वो धीरे 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 श्रिंक हो रहे हैं, ख़त्म ही हो रहे हैं। तो जब राखी, मुझे याद है बचपन में, जब बचपन क्या अभी भी जब राखी आती है तो हमारा एक बहुत बड़ा कज़न गैंग है जो हम लोग मिलते हैं, लंच करते हैं। लेकिन जब मैं आगे सोचती हूँ कि जिनके एक एक बच्चा है या एक ही लड़की है या एक ही लड़का है, उनके लिए इन त्योहारों का आगे जाकर क्या मतलब रह जाएगा। तो मेरी आज आपसे एक छोटी सी एडवाइस है, आप एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के दोस्त बनिए, भाई बनिए, बहन बनिए। आप उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करिए कि उन्हें ये कमी महसूस ना हो कि उनके पास कोई सर्कल नहीं है। छोटे छोटे त्योहारों को सेलिब्रेट करिए बच्चों के साथ।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी बेटी अपने पापा को राखी बांधे या अपनी मम्मा को राखी बांधे या आपका बेटा आप अपने बेटे को राखी बांधे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये त्योहारों की जो खूबसूरती है ये परिवार से आती है। अगर परिवार छोटे हो गए हैं तो उनको सेलिब्रेट करने का तरीका उतना ही बड़ा हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं शालू दुग्गल नेक्स्ट थर्सडे 5 बजे फिर से आपसे मिलूंगी। ऐसे ही बहुत सारे सवालों का मुझे इंतज़ार रहता है। हो सकता है कि जो देख रहे हैं आपके दिमाग में भी कोई सवाल हो, जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखिए, बस थोड़ी क्लैरिटी आपकी एज की। आप अगर फैमिली से रिलेटेड है तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी एज की। अगर आपको लगता है कि आपका कोई एक्स है तो कितना टाइम हो गया पास्ट में, प्रेजेंट में। मुझे सिर्फ टाइम का और आपके एज से थोड़ा सा रहता है कि मैं अच्छे से आंसर दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे जल्दी। बाय बाय।